हम ना CSS ग्रिड पे थोड़ा सा अगेन ये एक लेआउट बना के देखेंगे और उसके बाद फर्दर देखते हैं क्या चीज़ हमने देखनी है। एनिमेशन रह जाएंगे और ना CSS रिस्पॉन्सिवनेस रह जाएगी। तो हम ना सबसे पहले इसको ग्रिड लेआउट मॉड्यूल को देखते हैं। ये आप ज़रा गौर करें, कल हमने देखा था कि वेबसाइट का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हेडर होता है, मेन्यू, मेन है, राइट है, फुटर है। तो ये चीज़ हम ना आज बना के देखते हैं कि किस तरह हम ये बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे। ठीक है, अच्छा ये ग्रिड वाली कल वाली फ़ाइल है, इसके साथ ही मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ग्रिड लेआउट। ठीक है, ग्रिड लेआउट डॉट HTML। तो ये एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इसके साथ ही ये कुछ मैं कर लेता हूँ, इसको नाम रख देता हूँ ग्रिड लेआउट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ना यहाँ पे देखना है, हमने गौर करना है कि कितनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। टोटल कितनी चीज़ें, हेडर है, मेन्यू, मेन, राइट और फुटर। टोटल 5 चीज़ें हैं। तो हमने क्या लेना है, मेनली यहाँ पे 5 डिव लेनी है। एक कंटेनर ले लेना हमने और उसके अंदर हमने 5 डिव लेनी है। ठीक है, ओके, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 5 चीज़ें हैं टोटल, हेडर है, मेन्यू, मेन, राइट और फुटर। तो हम क्या करेंगे, मेनली एक पेरेंट कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर मतलब जिसके अंदर हम सब कुछ रखते हैं, और उसके साथ ही हम उसके अंदर 5 डिव और ले लेंगे। तो मैं एक डिव लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्लास। इसको मैं देता हूँ क्लास कंटेनर। TAINER, हाँ ठीक है। अच्छा इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रिड, डिव का क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। इसके अंदर मैं और डिव ले लेता हूँ एक। ठीक है, अच्छा इसको मैं दे देता हूँ क्लास, इसके हम कर लेते हैं आइटम 1। ठीक है, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ हेडर, मतलब ये लिख देता हूँ हेडर इसके अंदर। इसको कॉपी करता हूँ 5 दफ़ा। ठीक है, हेडर आ गया। उसके बाद हमारे पास मेन्यू, मेन, राइट है। मैं इसको कर देता हूँ मेन्यू। ये हमारे पास है मेन और राइट, और लास्ट हमारे पास आ जाता है फुटर। ठीक है, अच्छा तो ये आइटम 1 किया हुआ है, मैं इसको आइटम 2 कर देता हूँ। अच्छा मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी हो और नाम चेंज करना हो ना, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो अलग-अलग हर किसी का डिफरेंट होगा। तो अगर इकट्ठा हमने करना होता तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मैं सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल डी अगर दबाऊँ, कंट्रोल डी, तो आप देखिए जितना भी आइटम 1 जहाँ भी कहीं होगा दूसरा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तीसरे को तीसरी बार दबाया, तीसरे को, चौथी बार दबाया, चौथे को, ये इस तरह सेलेक्ट करता जाएगा। तो मैं एक ही बार इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सबको सेम नाम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ कंट्रोल जी करके। अच्छा पहले का आइटम 1 है, दूसरे का आइटम 2, तीसरे का आइटम 3 कर लेते हैं, इसका 4 और इसका 5 सेव किया। अच्छा अब ज़रा जाके ना तो आउटपुट पे देखते हैं क्या बना है। इसको ज़रा मैं गोल आइट पे क्लिक करके चला लेता हूँ इसको। हाँ ग्रिड लेआउट, हेडर है, मेन्यू, मेन, राइट। अच्छा अब हमने ना कुछ इस टाइप का बनाना है। किधर गया, ये इस टाइप का हमने कुछ बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, हमें नज़र आ रहा है हेडर है सबसे ऊपर, उसमें सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। मेन्यू इसने 1 की जगह ले रखी है, मेन इसने 2 की जगह ले रखी है, और राइट ने भी 2 की तकरीबन ले रखी है कुछ जगह। फुटर ने इन दोनों के बराबर की जगह ले रखी है और यहाँ से जगह छोड़ी हुई है। बिल्कुल यही लेआउट है, इसी वेबसाइट का लेआउट है। जिस तरह ये ऊपर हेडर नज़र आ रहा है, साइड में मेन्यू नज़र आ रहा है, ये वाला मेन नज़र आ रहा है सारा, ये राइट सेक्शन नज़र आ रहा है, और सबसे नीचे हमारे पास फुटर होगा। तो सबसे नीचे देखेंगे तो ये वाला ये फुटर है। तो यही एक वेबसाइट का लेआउट है। हम इस तरह का ना एक लेआउट बनाने जा रहे हैं आज। अच्छा इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंटेनर को ले लेता हूँ। हेड के अंदर आके स्टाइल लगाते हैं सबसे पहले, तो मैं डॉट कंटेनर करता हूँ। अच्छा एक ना बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ किया करें। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करें ग्रिड लेआउट डॉट CSS नाम से,
उसके अंदर सारी CSS करें और उसको लिंक किया करें इसके साथ। बेस्ट अप्रोच ये है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये करके दिखाता हूँ क्योंकि कन्वीनियंट रहता है मुझे। यहीं पे एक ही फाइल के अंदर आपको मैं दोनों सारी चीज़ें शो करवा दूँ, ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। मैं ज़रा नहीं, ओ सॉरी मैं दूसरी जो फाइल्स हैं उनको मैं क्लोज़ कर लूँ ज़रा। तो इनको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ फाइल्स को सारी को। और यहाँ पे ये आ गया मेरे पास कंटेनर। अच्छा, इस कंटेनर को मैं थोड़ी सी ना कोई देखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसका है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले हमें पता है, इसको ग्रिड देना है हमने, डिस्प्ले ग्रिड हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ कुछ ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। और एक मिनट ज़रा वेट करना आप लोग। अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना स्क्रीन ज़रा शेयर कर लूँ। हाँ, तो ये है हमारा ये फाइल। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ इसको, इतना ठीक है। मैं एक्स्ट्रा फाइल्स का ज़रा क्लोज़ कर लूँ ताकि ना ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा ना, ये हो जाए। अच्छा, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो चीज़ इसमें है। अच्छा, मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। ये क्या चल रहा है? अच्छा, इसको भी बंद करता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। मेरे पास मंगो DB क्लाइंट है, इसको भी बंद करते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं। अच्छा अच्छा, हमने देखना है हेडर है, मेन्यू, मेन है, राइट और फुटर है। अच्छा, ये वाली चीज़ें हमने बनानी है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है, उसको मैं प्रॉपर्टी दी है जो ग्रिड की। अच्छा, तो मैं कंटेनर को क्या कहता हूँ कि कंटेनर को थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देता हूँ। डिस्प्ले मैंने ग्रिड किया और बैकग्राउंड कलर दिया है, बस ये 2 प्रॉपर्टीज़ है अभी तक, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ गैप, कर देता हूँ कि इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाए। गैप में कर देता हूँ कुछ 10 पिक्सल का, ठीक है। और साथ ही मैं कोई और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि पैडिंग कर देता हूँ, मतलब कि जो इनके दरमियान जो चीज़ पड़ी हुई है ना दरमियान में, हेडर फुटर जो नेम पड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ी सी मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ताकि ये अपने पैडिंग ले लें। ये अब ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंटेनर के अंदर जो डिव पड़ी हुई है, डॉट कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट एक डिव पड़ी हुई है, मैं उसको गेट करता हूँ। और उसको गेट करके मैं उसको, ये मतलब जितने भी डिव हैं कलेक्टिवली, इनको मैं क्लास दे देता हूँ। अच्छा, मैं इनको कलेक्टिवली एक दे देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ इनको, कि बैकग्राउंड कलर इनका कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से, ये वाला ठीक रहेगा। अच्छा, और इसके साथ नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और वो बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कर लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा हाँ, अब ठीक है। ये कुछ कुछ हमें बेसिक सामने कुछ बना लिए, ये हमें कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमने बनाना है उस टाइप का कि हमारी ये ग्रिड लेआउट इस टाइप की बने कि हेडर सबसे ऊपर हो, मेन्यू हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जो क्लास नेम हमने दिया है इन चीज़ों को, इनको बारी बारी गेट करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ और एक एक आइटम को ना गेट करता हूँ। आइटम 1 मैंने गेट किया, ठीक है। अच्छा, आइटम 1 जैसे ही मैंने गेट किया ना, तो इसको अब नाम देना है, इसको स्पेसिफाई करना है कि भाई तुम्हारा नाम भी है कुछ। तो एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड एरिया, ठीक है। तो ग्रिड एरिया के नाम से मैं बताता हूँ कि भाई तुमने अपने ग्रिड एरिया का नाम बताओ, कि जो एरिया तुम ऑक्यूपाई करोगे उसका नाम बताओ, कि मैं तुम्हारा नाम वहाँ पे कॉल करूँ तो तुम उस जगह को ऑक्यूपाई कर लो। अच्छा, मैं इसका नाम देता हूँ हेडर, क्योंकि आइटम 1 में उसके अंदर हेडर पड़ा हुआ है, तो मैं इसका नाम हेडर रख देता हूँ, ठीक है। ग्रिड एरिया हेडर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब मैं दूसरा ले लेता हूँ डॉट आइटम 2, और इसके अंदर मैं ग्रिड एरिया क्या करूँगा, ग्रिड एरिया में कर देता हूँ हेडर, पहले तो कर दिया, मैं दूसरे को मेन्यू कर देता हूँ, मेन्यू, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको कॉपी करके कोई 4-5 बार पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आइटम 3 आ जाएगा, आइटम 4 है, और ये आइटम 5 है। अच्छा, मैं 3 करता हूँ। आइटम 3 का नाम क्या है, मेन, आई थिंक सो मेन ही है, हाँ मेन है। और राइट और फुटर रह गया बाकी। क्या है, अच्छा मेन, और ये आ जाएगा राइट इसका नाम, और इसका नाम आ जाएगा फुटर, ठीक है। अच्छा, तो ये आइटम 4 आ जाएगा, 3, हाँ 4 आ जाएगा, और ये आइटम 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इतनी चीज़ हमने स्पेसिफाई कर ली कि हमने ना उनको नाम दे दिया, हर किसी को एक एक क्लास नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ तक, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ हमने अब तक क्या किया है। हमने किया ये कि सबसे पहले एक डिव ली है, उसको हमने क्लास दे दी है कंटेनर, और वो पेरेंट है डिव, और उसकी क्लास नेम है कंटेनर। उसके अंदर मैंने 5 डिव ली हैं, ये 5, ठीक है। और पहली वाली को मैंने हेडर कह दिया, दूसरी को मेन्यू, फिर मेन है, फिर राइट है, फिर फुटर है, और उनको क्लास नेम दे दिया, क्लास दी है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अच्छा, आगे मैंने क्या किया है कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 सभी को गेट करके उनको ग्रिड एरिया दिया है बस। आइटम 1 को गेट किया, ग्रिड एरिया उसका नाम, आइटम 2 ग्रिड एरिया उसका नाम, आगे वाली इसका नाम, आगे वाली इसका, और इसका नाम, ये बस नाम स्पेसिफाई किए। उसके बाद मैंने क्या किया, कंटेनर जो पेरेंट है उसको गेट किया, और उसको गेट करके मैं डिस्प्ले ग्रिड का है, बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दी है, और गैप दिया, बस इतना काम। और जो डिव है डायरेक्टली, ये जितनी डिव पड़ी हैं कलेक्टिवली इनको गेट करके बैकग्राउंड कलर दिया और बॉर्डर दिया, बस इतना काम अभी तक मैंने किया है, ठीक है। अब मेन काम स्टार्ट होता है। ग्रिड एरिया तो मैंने दे दिया, अब ना ग्रिड टेम्पलेट एरिया देना है। हमें पता है कंटेनर के अंदर हम जाते हैं, कंटेनर के अंदर जाके ये जो पेरेंट है, पेरेंट को हम अब क्लास देते हैं। हमने कल भी देखा था, हम क्लास देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो, ये वाली चीज़ हमने देखी थी कल, ठीक है। तो उससे हम देख लेते हैं कितनी उसको मतलब देना चाह रहे हैं। तो ज़रा सा उसको मैं एक बार ना दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। तो हमने देखा था कि ऑटो अगर कर दें तो 1, सॉरी 2, 3 और एक 4। अभी देखते हैं आउटपुट पे क्या आता है। ये मैंने 4 किए हैं, तो बाकी पता नहीं किधर गए लेकिन ये कुछ अजीब सा हो गया। तो क्यों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने ऑटो नाम नहीं रखा हुआ इनका, मैंने इनका नाम हेडर फुटर ये वगैरह रखा हुआ है। तो अगर ये मैं सारी चीज़ें रिमूव करूँगा तो फिर वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कि मैंने नाम रख दिए हैं, ग्रिड एरिया नाम रखा हुआ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अब नहीं चलेगी यहाँ पे। तो इसके लिए, इसको चलाने के लिए करना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। अच्छा, अब ज़रा गौर करें यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ को, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अब देना चाहता हूँ। क्या प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले गौर करना, डबल कोटेशन लेना होगा, ठीक है। मैं 3 रोज़ बनाना चाह रहा हूँ तो 3 बार डबल कोटेशन लूँगा। एक बार डबल कोटेशन लिया, मैं चाह रहा हूँ सबसे ऊपर हो हेडर, ये जो नाम मैंने रखा है अभी, ये हेडर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई सबसे पहले हेडर कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार हेडर आ जाए। आउटपुट ज़रा देखते हैं क्या बनता है। हमने गौर किया कि मैंने 6 बार हेडर किया तो हेडर यहाँ तक मूव कर गया, स्टार्ट से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब हमें अगली रो बनानी पड़ेगी। सेकंड रो बनाने के लिए मैं दोबारा से डबल कोटेशन लूँगा।
अब मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह का, ये मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं लूँगा मेन्यू को, एक बार मेन्यू, उसके बाद मेन आएगा 2 बार, और इसके बाद एक बार राइट आ जाएगा। 6 बार आ रहे हैं ना टोटल, तो हमने 6 कंप्लीट करने हैं। हेडर को मैंने कर लिया 6 बार। अब मैं करूँगा मेन्यू, एक बार मेन्यू आ जाएगा, फिर आएगा मेन, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो मेन आ रहा है, मैं उसको उठाऊँगा सिंपल मेन 1 2, 2 बार मेन कर लेता हूँ। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था हमारे पास, राइट, और इस राइट को ले जाता हूँ यहाँ पे 2 बार, राइट और राइट। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा क्या बना हुआ है हमारे पास। अभी भी कुछ ना खातर खा में नज़र आ नहीं रहा। अच्छा, तीसरी अब रो बनानी पड़ेगी हमें, मैं तीसरी रो बना रहा हूँ। इसमें हमें एक मेन्यू देना पड़ेगा, क्योंकि मेन्यू 2 रोज़ को स्पेसिफाई, मतलब 2 रोज़ को ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ से भी एक की जगह ले रहा है और नीचे वाले से भी एक की जगह ले रहा है, तो मैं ऊपर भी मेन्यू रखूँगा, नीचे भी मेन्यू रखूँगा, और बाकी सारे को मैं फुटर कर दूँगा, 4 जितने भी बाकी बचेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं फुटर कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 1 5। ठीक है, अच्छा, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, तो हमें मेन को एक और देना पड़ेगा, क्योंकि 6 टोटल हमने रखे हुए हैं। ठीक है, अब गौर करें, पहला मेन्यू है, 3 मेन है यहाँ पे और 2 राइट हैं, तो 6 हो गए। यहाँ पे 6 हेडर हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये लास्ट वाला 6। ठीक है, तो 6 हेडर हैं यहाँ पे। इसी तरह इसमें देखें, एक मेन्यू है और बाकी 5 फुटर है। अच्छा, सेव करते हैं, ज़रा जाके देखते हैं। अब आप गौर करें, ये देखें ये क्या बन गया। सबसे पहले हेडर है, उसने कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर ली ऊपर वाली। उसके बाद मेन्यू ने 2 की जगह ले लिया। उसके बाद मेन आ जाता है, ये मेन ने 3 की जगह ले लिया। राइट आ जाता है, राइट ने अपने 2 की जगह ली है, और फुटर ने बाकी 5 की जगह ले ली। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ना हम ये चीज़ें बना लेते हैं। ये कोड मैं आपको शेयर करूँगा, आपने ना इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, इसको थोड़ा बहुत चेंज करके देखना। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन है ना, ये यहाँ तक आ जाए और फुटर एंड पे चला जाए, राइट की जगह पे फुटर चला जाए। ये फुटर और मेन यहाँ से इतना ये मतलब मिल जाए आपस में। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा मेन है कहाँ तक। ये देखिए 3 स्पेसिफाई कर रहा है, 3 तक मेन अपनी जगह ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 को रिमूव करूँगा। ठीक है, मैं 3 को रिमूव करता हूँ यहाँ से, मेन मेन और मेन, 3 बार मुझे मेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखें फुटर एंड पे चला गया और मेन ने उसके साथ अपने साथ मिला लिया नीचे वाले को। ठीक है, तो ये इस तरह से ना हम बना सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये वाला, अगर मैं चाहूँ कि ये मेन्यू का ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ मिल जाए, तो ये कभी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इस मेन्यू को, ये ऊपर से इतना मेन्यू ले रहा है ना अपनी जगह, तो अगर मैं मेन्यू को रिमूव करके यहाँ पे मेन लगा दूँ ना, तो कुछ अजीब, ये देखिए ख़राब हो गई लेआउट सारी। तो ये इस तरह नहीं होता, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग लेता है, कि मतलब जहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, उतनी ही स्पेस लेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेन को यहाँ से भी मिलाना है, ये ऊपर वाला भी, और यहाँ तक मैं मिलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईजी सा है, आई होप सो आपने गैस कर लिया होगा। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, 3 मेन है, तो मैं 3 को कॉपी करता हूँ, यहाँ से 3 हेडर को हटाना पड़ेगा। आपको याद हो कि मैंने टेबल्स पे इतना क्यों फोकस किया था, आपको एक अच्छी सी टेबल की असाइनमेंट भी दी थी, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। मेन 3 आ गए, लेकिन कुछ इशू है यहाँ पे, किसी वजह से ये नहीं ले रहा। यहाँ पे मैंने आपको टेबल की जो असाइनमेंट थी ना, एक बड़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने कहा था कि वो करें, वो करवाने का, और बल्कि मैंने खुद भी करके आपको इसीलिए दिखाई थी, ये वाली टेबल की असाइनमेंट। ये वाली मैंने ये इसलिए आपको करवाई थी, ताकि आप ना अंडरस्टैंड करें चीज़ को अच्छी तरह, कि ये मतलब किस तरह से हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेआउट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह ये स्पेसिफाई करेंगे, कैसे हम टेबल रोज़ को बढ़ाते हैं, या उनको कॉलम, वो क्या उसको कहते हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन के थ्रू जब इनको मर्ज करते हैं और आगे जो बढ़ते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने आपको करवाई थी, ताकि आपको ना ये अंडरस्टैंड हो जाए लेआउट कैसे बनती है। तो ये है एक मेन बेसिक सा स्ट्रक्चर है लेआउट बनाने का। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेन को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे फुटर लगा देते हैं वापस। कितनी बार, 3 बार लग जाएगा फुटर यहाँ पे, फुटर फुटर और ये फुटर। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा जाके। हाँ, अब गौर करें, तो ये इस टाइप की हमारे पास ये बन गई है असाइनमेंट, जो ये वाली चीज़ हमने बना ली है अभी। ठीक है,
तो ये होती है सी एस एस ग्रिड लेआउट। इसके अंदर मतलब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे है ना सी एस एस ग्रिड पे, इसको आके यहाँ से अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। पहले ये बना के देखनी कैसे बनेगी, फिर इनको मर्ज करके देखना है, ठीक है। कॉलम्स देखने, इन दोनों को मर्ज करना है, इन तीनों को मर्ज करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ना करने की ट्राई करनी है। अच्छा, आई होप सो कि आपको ना इसकी समझ आ गई होगी ग्रिड लेआउट की, ठीक है। मैं ये कोड शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये वाला सारा। तो इसको ना आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, देखना ये कैसे मैंने किया है ये सारा। तो अब ना हम ज़रा सा देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव। सर प्लीज़ एक दफ़ा ये रिपीट कीजिएगा, उसमें ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, मैं कर देता सर जो आपने ये फुटर और मेन की कॉपी वगैरह रखी है ना, इसकी समझ नहीं आई, ये किस तरह निकला रखी है आपने, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा सारे कोड को जितना हमने किया ना इसको, मैं सारे को रिपीट एक बार कर देता हूँ। अच्छा, आपने गौर करें मैंने किया क्या है यहाँ तक, अभी मैंने लिया क्या है। मैंने ऐसा करता हूँ, ग्रिड लेआउट की एक सी एस एस की अलग फाइल ना बना लूँ उसके, नहीं बल्कि इसी में रहने देते हैं, बल्कि बना लेता हूँ। आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ मैं इसी फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे ना एक नई फाइल बनाता हूँ, ग्रिड लेआउट डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये देखिए सी एस एस की फ़ाइल की एक्सटेंशन ये हैश बन जाता है, ठीक है। ये ग्रिड लेआउट सी एस एस में बना लिया, और इसके अंदर आके मैं क्या करूँगा, ये स्टाइल यहाँ से उठा लेता हूँ सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सी एस एस की जो फाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, ठीक है। तो इतना मैं कर लेता हूँ। अच्छा, इसको सेव करता है इस फाइल को। मैं यहाँ पे HTML की फ़ाइल पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इसको लिंक भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर आके मेटा से ऊपर क्या करता हूँ, लिंक का एक टैग लगाता हूँ। ये लिंक का टैग है। तो रिलेशन क्या होगा, हम स्टाइल शीट बना रहे हैं, और href क्या है, href का मतलब होता है कि लिंक दो किस चीज़ के साथ मिलाना चाह रहे हो। मैं डॉट स्लैश करके तो ग्रिड लेआउट डॉट सी एस एस को इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। ज़रा देखते हैं चल रहा है जी, बिल्कुल हमारी सी एस एस चल रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती हो जाए ना, ये सी एस में कर देता हूँ एस एस की जगह पे, तो अब अभी देखना आप, ये देखें सारी सी एस एस चल ही नहीं रही है, ख़राब हो गया सारा। तो ये आपने गौर करना है एक्सटर्नल सी एस एस फाइल जब आप लगाएं। सर ये ज़रा क्लाइटली बताइएगा, ये जो एचरेफ है, ये टेक्स्ट फाइल को कनेक्ट करने के लिए, और जो सोर्स होता है, सोर्स प्रॉपर्टी, वो फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए होता है ना, ऐसे ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो एच रेफ है ना, मेनली ये होता है कि हाइपर रेफरेंस होता है। अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, एच रेफ, ठीक है। अच्छा, एच रेफ होता है क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, द HTML कोड यूज टू क्रिएट अ लिंक टू अनदर पेज, ठीक है। तो ये दो पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। द एच रेफ इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग विच इज़ आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये क्या होता है कि एच रेफ जो ना एक हाइपर लिंक होता है, मतलब कि दूसरी किसी भी फाइल के साथ हम लिंक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड पे हम किसी फाइल का देना चाह रहे हैं पाथ, कि कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो पाथ देने के लिए हम सोर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच रेफ वर्सेज एस आर सी करता हूँ ज़रा। तो ये देखना यहाँ पे क्या करता है, एच रेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस वाइल एस आर सी स्टैंड्स फॉर सोर्स रेफरेंस, ठीक है। तो सोर्स का रेफरेंस हम देते हैं कि उसका पाथ कहाँ पे है, तो हाइपर टेक्स्ट हम देते हैं लिंक के थ्रू, कि यहाँ पे पड़ी हुई इसके साथ लिंक कर लो इस फाइल के साथ, ठीक है। ये चीज़ होती है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको दोबारा ज़रा यहाँ पे स्टार्ट से बताता हूँ। अच्छा सर वो प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, और पीछे वो जो आपने गूगल किया था, अच्छा, दोबारा तो एक्सप्लेन कर दूँ, गूगल ठीक वाला है। पेज अच्छा नहीं, वो खोलिएगा, वो उसके लिखा हुआ है कि जो एचरेफ है वो HTML फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए, और सोर्स फाइल दूसरी फाइल्स को है। आगे पूरा पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन को। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। एच रेफ इज़ यूज टू रेफर एन अदर एच टी एम एल एलिमेंट, ठीक है। क्या है कि दूसरे एच टी एम एल एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए होता है, और वेयर द सोर्स रेफर्स टू अ नॉन एच टी एम एल फाइल। इन अदर वर्ड्स एच रेफ इज़ यूज टू रेफर अ पेज ऑन द सेम वेबसाइट वेयर सोर्स रेफर टू पेज ऑन डिफरेंट सर्वर्स। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ,
हम आपको पता है ना, मैं यहाँ से इमेज लेता हूँ, कई बार उठा लेता हूँ गूगल से। तो मैं क्या देता हूँ, फ्लावर, ठीक है। तो मैं यहाँ से, आपको पता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, उठा के यहाँ से मैं इमेज कोई भी उठा लेता हूँ, इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ इमेज को, और यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे पड़ी हुई है, आई रियली डोंट नो कि ये कहाँ पे दुनिया की किस जगह पे किस कोने में सर्वर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये रेंडर हो रही है इमेज, जिसके ऊपर पड़ी हुई है, किसी सर्वर की डाटाबेस में पड़ी है, और यहाँ से वहाँ से उठा कर ये गूगल मुझे दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है मैंने, ठीक है। तो मुझे उसका एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा। तो मैं पाथ को यहाँ पे कॉपी किया है, कॉपी लिंक एड्रेस मैंने किया है ना। तो यहाँ पे आके जब मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ तो आप गौर करेंगे, इसने इतना बड़ा सा पाथ मुझे उठा के दे दिया है, इतना बड़ा सा पाथ है, ठीक है। इसने मुझे उठा के दे दिया सारे का सारा पाथ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मुझे बताता है कि भाई दुनिया में मतलब किसी न किसी जगह पे कोई सर्वर पड़ा है, तो उस सर्वर के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाला पाथ देना पड़ेगा। तो मैं सोर्स के अंदर जाके ये पाथ दूंगा तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। एचरेफ क्या करता है, एक ना हाइपर टेक्स्ट फाइल, ये देखिए ये जो फाइल्स बन रही हैं यहाँ पे, ये हाइपर टेक्स्ट फाइल है मेनली। .css भी हाइपर टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि टेक्स्ट ही हम मर्ज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट ही लिख रहे होते हैं, तो ये हाइपर टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर क्या होगा, मेनली कलर्स होंगे, या CSS के अंदर भी हम कुछ और फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, या HTML फाइल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम href को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम एंकर टैग लगाते हैं, आपको पता है, तो एंकर टैग के अंदर हम ए लिखते हैं ना, ऐसे ये एंकर टैग है, यहाँ पे href है, तो यहाँ पे मुझे दूसरी फाइल का लिंक देना पड़ेगा। ये मैं लिंक दूंगा, वो फाइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और इसके दरमियान में जो रखूँगा उस पर क्लिक करने पे वो मुझे उस फाइल पे ले जाएगा। तो ये चीज़, ये मेन डिफरेंस होता है, जबकि सोर्स ऐसा नहीं करता। सोर्स हमें कहीं लेके नहीं जाता, सोर्स हमें बस उस तक एक्सेस दे देता है, उनको दोनों को कनेक्ट कर देता है, लेकिन इसके थ्रू हम उस तक जा सकते हैं, ठीक है। सोर्स क्या करता है, हमें सिर्फ वो प्रोवाइड करता है, वहाँ से लेके आता है, लेकिन href हमें वहाँ पे लेके जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है। अच्छा, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा क्या है। स्टार्ट में मैंने क्या बनाया था, मैंने एक डिव ली है कंटेनर, उसको मैंने क्लास दे दी, एक पेरेंट डिव है, उसको मैंने कंटेनर क्लास दे दी। अच्छा, इन दोनों को ना मैं साइड बाय साइड ओपन करने के लिए, ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना आप अगर, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप गौर करें कि दोनों तरफ, एक तरफ ये HTML चल रही है, दूसरी तरफ ये CSS चल रही है। तो ये एक बेस्ट वे होता है HTML और CSS दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखने का, एक बेस्ट वे है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक डिव है मेरे पास, उसको कंटेनर मैंने क्लास दे दी। अच्छा, आके उसको मैंने गेट भी कर लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा कंटेनर है, उसको मैंने क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड ले लो, बैकग्राउंड कलर ले लो, कुछ गैप है, कुछ पैडिंग है, बस इतना यहाँ तक आप जहन में रखें, सिंपल सी चीज़ है। इसको बाद में डिफाइन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस डिव के अंदर मैंने 5 और डिव ले लिए। अच्छा, 5 और डिव मैंने उठा ली, उनको मैंने क्लास दे दी item 1, item 2, item 3, item 4 एंड item 5। अच्छा, ये 5 मैंने ऐसे इनको नाम दे के उनके अंदर मैंने उसके नाम रख दिए। हेडर है, item 1 के अंदर हेडर पड़ा, item 2 के अंदर मेन्यू, मेन है, राइटर, फुटर है। अच्छा, अब मैं item 1, 2, 3, 4, 5 इनको गेट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास वाइज डॉट के थ्रू, इनको गेट करके मैं इनको नाम दे रहा हूँ ग्रिड एरिया। मैं कहता हूँ ग्रिड एरिया, और इसका item 1 का जो ग्रिड एरिया उसका नाम है हेडर, ठीक है। item 2 का जो ग्रिड एरिया उसका नाम है मेन्यू, item 3 का जो ग्रिड एरिया उसका नाम है मेन। मैं सिंपल ये नाम दे रहा हूँ इनको, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, कंटेनर डॉट डिव, मैं इसको स्टाइल देने के लिए बैकग्राउंड कलर, ये ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनको एलेबोरेट करने के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए, ठीक है। और बॉर्डर दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया इन डिव्स को, ठीक है। अच्छा, अभी कितनी स्पेस लेंगी ये मैं कैसे स्पेसिफाई करूँगा। मैं कहता हूँ कि भाई 6 का एक कॉलम बना लो, 6 का एक कॉलम बनेगा, तो हमें नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये लास्ट वाला 6 हो जाएगा। तो मैंने 6 का एक कॉलम बना लिया। कॉलम आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ जो चीज़ होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये इतना कॉलम है, ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ये इतना कॉलम है, और मैंने 3 रोज़ बनानी है, 6 कॉलम बनाने हैं और 3 रोज़ बनानी है, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, 6 कॉलम बना लिए, ये 6 दफ़ा हेडर को लिख दिया, इसका मतलब है 6 कॉलम बन गए। अच्छा, और 3 बार मैंने डबल कोटेशन को लगा दिया, इसका मतलब है 3 रोज़ बन गए। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ज़रा कट कर देता हूँ, मैं दोबारा से आपको इसको बना कर दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 6। सर ये हम जो कॉलम्स हैं ये ज़्यादा भी बना सकते हैं? हाँ जी, ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम 12 भी बना सकते हैं। ये हमारी लेआउट पे मैटर करता है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से चीज़ को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 6 रखे हैं ताकि मैं इजीली इनको हाँ, मैनेज कर सकूँ। अब समझ आया कि वो आपने कैसे किया था। ग्रिड जी, टेम्पलेट को आपने 6 दफ़ा नाम दे दिया तो उसने हाँ, 6 कॉलम बना दिए, ठीक हो बिल्कुल गया, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मैं ठीक हो जो मैंने कोड कॉपी किया ना, मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर देता हूँ ज़रा कमेंट आउट। कमेंट कैसे होगा इसमें, मेरे ख्याल से स्लैश और हाँ ऐसे ही है। और यहाँ तक है, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, ये पहले मैंने कोड किया, इसको मैं कॉपी मतलब कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब 6 कॉलम मैं बनाना चाह रहा हूँ। एक कॉलम हेडर एक बार लिखा, इसका मतलब एक कॉलम बन गया। दूसरी बार लिखा 2 कॉलम, तीसरी बार 3, 4, 5 और ये 6 कॉलम बन गए। अब 6 कॉलम बन गया, मैं रो बनाना चाह रहा हूँ। मैं पहली रो, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो बनाने के लिए मुझे दोबारा से डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा। दूसरी बार डबल कोटेशन लगाया। ठीक है। इसमें मैं चाहता हूँ मेरे पास आ जाए मेन्यू, मेन्यू एक कॉलम ले, दूसरा कॉलम भी मेन्यू ले ले। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है। और जो बाकी है ना वो मेन ले ले, मेन मेन। अच्छा, दो दो मैं दे रहा हूँ, 2 मेन्यू को दे दिए, 2 मेन को दे दिए और 2 ही मैं राइट को दे दूँगा। ठीक है, 2 ही राइट को। तो ये देखिए 6 हो गए ना टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अच्छा, तो ये 6 हो गए। अब 2 रोज़ मेरे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, अब तीसरी रो मुझे बनानी है। ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे डबल कोटेशन लगाता हूँ, लगा के अब मैं कहता हूँ कि अगर मेन्यू ऊपर 2 रो लिए हैं, ठीक है, तो नीचे भी 2 ही लेगा। एक यहाँ पे ऐसे अगर मैं कर दूँ मेन्यू और आगे मैं फुटर लगा दूँ तो ये गलत होगा, मतलब ये लेआउट ख़राब कर देगा। ऊपर अगर मेन्यू में 2 लिए हैं तो नीचे भी मेन्यू 2 ही लेगा। 2 मेन्यू हो गए। ठीक है। उसके बाद मैं बाकी को फुटर दे देता हूँ, फुटर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फुटर को। ठीक है। एक बार, दूसरे, तीसरा और ये चौथा, टोटल 6 हो गए। 2 मेन्यू और 4 फुटर। सेव करते हैं, ज़रा ज़रा जाके आउटपुट देखते हैं क्या बना है। तो आप गौर करें, 2 मैंने मेन्यू दिए थे, गौर करें ऊपर 2 मेन्यू दिए थे, उसने इस सेकंड रो में 2 मेन्यू तो ले लिए। मेन को मैंने कितनी बार लिखा है, मेन को 2 बार लिखा है, उसने 2 बार ले लिया। राइट को मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार, राइट ने ले लिया। ठीक है। अच्छा, फुटर को मैंने कितनी बार लिखा है, 4 बार, उसने क्या किया है, 2 ये और 2 ये दोनों को मिला के फुटर ने 4 ले लिए। 2 बाकी बचते थे, मैंने क्या किया, मेन्यू लिखा था, ये 2 जो बचे थे वो मेन्यू में ले लिए और दोनों आपस में मर्ज हो गए। ठीक है। तो ये इसका मेन बेसिक सा ये सर। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने हेडर किया है ऊपर 6 दफ़ा, तो हम एंड पे फुटर भी 6 दफ़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम कर लेते हैं इसको। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेन्यू को रिमूव करके फुटर कर देता हूँ। ये देखें 6, ये देखें सारा फुटर आ गया। ठीक है। ये हेडर भी 6 दफ़ा है और फुटर भी 6 दफ़ा है। ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ये ग्रिड CSS ग्रिड सर्च करना है आपने। ये इंट्रोडक्शन से और सर लेके। ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। और ये बता दें कि 3 ज़्यादातर 3 रोज़ ही होती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं? ज़्यादा भी हो सकती हैं नहीं, बिल्कुल कॉमन ज़्यादा। कॉमन मैं बात कर रहा हूँ, कॉमनली 3 ही होती हैं? ज़रूरी नहीं है, कॉमनली हाँ 3 ही होती है, क्योंकि एक हेडर होता है हमारे पास, एक फुटर होता है, एक दरमियान वाला एरिया होता है। मेनली 3 ही होती हैं, क्योंकि 3 चीज़ें, ये देखिए ना, एक मेन एरिया ये दरमियान वाला होता है, एक हमारे पास हेडर होता है जो ऊपर है, एक सबसे नीचे फुटर होता है। 3 ही होती हैं मोस्टली। तो ये एक मेथड है, इसको ना ग्रिड कंटेनर का ये एक मेथड है। तो आज हमने कंटेनर भी सॉरी ग्रिड भी कर लिए क्या होते हैं। ठीक है। आप सो कि आपको अब समझ आ गई होगी। मैं ये आपको ना सारा कोड शेयर कर दूंगा, ये दोनों फाइल्स, इन दोनों को कनेक्ट करके आप अच्छी तरह समझ के देख लेना क्या किया है आज हमने। तो अब हम ना ज़रा सा देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिवनेस होती ये है कि
यहाँ पे गौर करें, ये डेस्कटॉप साइट चल रही है, ये टैबलेट साइट है, ये फ़ोन साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ऊपर, ये दरमियान में एक सेक्शन है, एक सबसे नीचे है, 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऊपर जो एक सेक्शन है, यहाँ पे 3-4 ये डब्बे से बने हुए हैं, एक ये साइड पे बना हुआ है, एक ये मेन एरिया है, यहाँ पे फुटर है। लेकिन जैसे ये छोटी स्क्रीन टैबलेट पे जाता है, तो अब देखिए ये कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, ऊपर वैसे का वैसे ही आ रहा है, ये 4-5 बॉक्स हैं, ये भी वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन ये जो साइड पे आ रहा था ना, ये अब साइड से उन्होंने हटा के ये नीचे ले आए यहाँ पे, और इसी तरह फुटर वहाँ पे अपनी जगह पे ही है। लेकिन अब मोबाइल पे देखना ज़रा, मोबाइल पे क्या किया, पहले जहाँ ये इतनी स्पेस ले रहा था, मोबाइल पे इसने पूरी स्पेस ले लिया। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। कोई भी वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव करना क्या होता है कि मैं ना आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, तो अच्छा, इसमें ना हम अभी देखेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह से वर्क कर रही है। मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ ज़रा ना, तो कोई आसान सा पेज लेता हूँ, इसमें तो बहुत कुछ है, तो बहुत बड़ी सी वेबसाइट है, तो मैं एक ईजी सा पेज लेता हूँ, आसान सा, मतलब जो बना हो। ये उस दिन भी हमने, मेरा ख्याल है यही पेज देखा था उस दिन में, पहले भी किसी दिन। अच्छा, मैं ना इसको ज़रा रिस्पॉन्सिव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे हम F12 प्रेस करते हैं या हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं ना, राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये सारा इंस्पेक्ट टूल्स होते हैं, ये सारे ओपन हो जाते हैं। हमें पता है ये CSS होती है, ऊपर HTML होती है। मैं इसको ना नीचे ले जाता हूँ, यहाँ से आप इसको ना किसी भी साइड पे ले जा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह अभी ये राइट पे है, मैं अगर ऐसे करूँ तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको ज़रा और नीचे ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये कह रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, तो ये मोबाइल का और टैबलेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इसको साइड पे ही लेके जाते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही हमें व्यू आए। इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज़ करता हूँ। तो अभी ये क्या जा रहा है, रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे मैं ना कोई टैब करता हूँ, टैब कौन सा होता है भला, नेक्स्ट हब मेरे ख्याल से, हाँ ये टैब होता है, हाँ ये टैब है। तो ये देखिए कि टैब के ऊपर मेरी वेबसाइट कैसे चल रही है, गौर करें, ये कार्ड है, ये 4 नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये टेबल इस तरह से नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से ये टेबल ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, ये नज़र आ रहा है ऐसे, ये कार्ड इस तरह से नज़र आ रहे हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, मैंने मूव करता हूँ मोबाइल पे, ये देखिए जैसे ही मोबाइल का ऑप्शन आया है तो आपने गौर किया ये कार्ड एक एक हो गया, एक कार्ड है, दूसरा, तीसरा। अच्छा, मैं ना एक और मेथड लगाता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको रिस्पॉन्सिव पे ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और सबसे ऊपर आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे एक्सपेंड करता हूँ। अभी आप गौर करना, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी 75% करके देखता हूँ। अच्छा, अब आप गौर करना, वेबसाइट अभी किस तरह चल रही है, ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर एक नैव बार है, इसी तरह ये नीचे कुछ आ रहा है, ये 4 कार्ड ऐसे आ रहे हैं, ये देखिए पूरा टेबल इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ टेबल को। अब आप गौर करना, ये टेबल इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें उसकी हैं, ये कार्ड इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ये कार्ड है, कुछ इमेज है, उसके साथ ये डाटा है, ये इमेज है, साथ में कुछ डाटा है, ये इमेज है, तो ये चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं। अब गौर करना, मैं छोटी स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक है, छोटी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अब गौर करें, अभी भी 4 कार्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे ही और छोटी स्क्रीन पे आया हूँ, ये टैबलेट की स्क्रीन ओपन हो गई है, यहाँ से टैबलेट स्टार्ट हो गया है। जैसे ही टैबलेट आया तो आपने देखा ये 2-2 कार्ड, इसने पहले 4 इकट्ठे नज़र आ रहे थे, अब दोनों मतलब इस तरह जगह शेयर कर ली। ये कैसे होता है, हम क्या करते हैं, ये मेनली यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स यूज़ हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, ठीक है, लेकिन हम करते क्या है कि हम ना यहाँ पे ग्रिड को भी यूज़ करते हैं, मटेरियल यूआई के थ्रू इसको बनाया गया है और यहाँ पे ग्रिड को यूज़ किया गया है। तो मैं बताता हूँ कि भाई जब ये टैबलेट की स्क्रीन आ जाए, वो वहाँ पे होती है कि 1024 या कुछ पिक्सल मतलब विड्थ हो और इतनी इसकी हाइट हो, तो फिर क्या करो कि फिर पहले जो 4-4 तुमने होल्ड किए थे एक ही जगह पे, उसको 6-6 कर दो, मतलब ऐसा करो 6, टोटल हम 12 ले लेते हैं, 12 कॉलम्स, टोटल हमारे पास 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह 12 कॉलम हमारे पास होते हैं। हम कहते हैं कि पहले हमने क्या किया था,
कि टोटल जो है ना उसको 12 के 12 कॉलम दे दिए थे और हर एक कार्ड ने 4 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए थे। 4 नहीं 3 करेंगे, अगर 3 कॉलम ये ले ले, 3 ये और 3 ये, तो टोटल 12 कॉलम हो गए ना। तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कॉलम, हम प्रैक्टिकली इसके साथ करेंगे, अभी सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ थ्योरेटिकली, ठीक है। तो अभी एक कार्ड कितने कॉलम ले रहा है, 3 कॉलम ले रहा है, 3 1 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, ठीक है। अभी ये 3 कॉलम ले रहा है, लेकिन जैसे मैं छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ, जब ये शेयर करेंगे जगह, ये देखें अब एक कार्ड कितने कॉलम ले रहा है, अभी भी हैं तो 12 कॉलम, स्क्रीन तो उतनी मतलब छोटी चाहे हो गई, लेकिन विड्थ तो वो होगी ना उसकी स्क्रीन की 100% की, तो उस पर टोटल 12 कॉलम अब फिर हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया कि हर एक कार्ड को 12 की 3 की बजाय 6 कर दिए, 6 ये ले ले, 6 ये ले ले, तो ये क्या होगा 12 पूरे यहाँ पे हो जाएंगे। तो बाकी जो 2 कार्ड बचेंगे वो कहेंगे हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ भाई नीचे आ जाओ और 6 तुम ले लो, 6 तुम ले लो। तो क्या किया इन्होंने यहाँ पे भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इससे और छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, इससे मैं और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए ज़रा, ये मोबाइल की स्क्रीन है। तो अब क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे 2 कॉलम तो 2 डब्बे तो नहीं एक दूसरे के साथ आ सकते, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा करो तुम पूरे 12 कॉलम तुम ले लो। तो ये कार्ड पूरे 12 कॉलम ले लेगा, तो बाकी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो कहेगा मैं क्या करूँ, तो मैं कहूँगा भाई नीचे चले जाओ, नीचे जाकर जो स्पेस है 12 वो खुद ले लो, ये 12 ऑक्यूपाई कर लेगा, ये भी 12 ऑक्यूपाई करेगा, ये भी 12 ऑक्यूपाई करेगा। तो इस हिसाब से हम बनाते हैं। अच्छा अब ये देखिए, मैंने आपको वो प्रॉपर्टी बताई थी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, वाला ओवरफ्लो नहीं बताई। हाँ हम वो भी करेंगे किसी दिन। तो ओवरफ्लो क्या होता है, ये देखें जैसे ये टेक्स्ट है बड़ा है ना ये टेबल, तो मैंने इसको ओवरफ्लो एक्स लगा दिया, एक्स एक्सिस पे ओवरफ्लो लगा दिया कि भाई तुम ऐसा करो स्क्रॉल इफेक्ट ले लो, तो ये स्क्रॉल इफेक्ट ले रहा है, ठीक है, कि हम ऐसे इस टेबल को देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये देखें अब क्या मैंने किया है, पहले ये दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, अब ये पिक्चर ऊपर है डाटा नीचे है, पिक्चर ऊपर डाटा नीचे, पिक्चर ऊपर डाटा नीचे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम चीज़ों को लेआउट को मैनेज करते हैं, तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये बेसिक सी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। आप देखें यहाँ पे ये आपको डेस्कटॉप साइट नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ना छोटा करने का शायद ऑप्शन हो, इसको मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे, ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस को, मीडिया क्यूरी देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस इमेजेस को कैसे करते हैं, वीडियोस को कैसे, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, टेम्पलेट, ये बाकी चीज़ें हम बारी बारी इनको कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आज की जो है लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आई होगी। कल से हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिवनेस को करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। तो जी सर, बहुत क्या ज़बरदस्त था, वो सिर्फ एक लाइन ने ही सारा काम कर दिया ग्रिड टेम्पलेट एरिया ने, जी बड़ा बिल्कुल बड़ा ऐसा। ज़बरदस्त था। अब हम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम अब अलग अलग एरिया में फ्लो की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से, फ्लेक्स की सॉरी, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे। देखें डिस्प्ले फ्लेक्स। देखें ये जो मैंने आज आपको बना के दिखाया है ना, ये जस्ट एक लेआउट है। अब फुटर जब आपने बनाना है, ये वाला फुटर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का। तो कहाँ पे गया ये, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का फुटर आपने बनाना है, ये वाला, ये फुटर है, ये लाइन नज़र आ रही है, उसके नीचे ये फुटर है। अब ये अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा और ये अलहदा, ये 5 सेक्शन हैं यहाँ पे। तो 5 सेक्शन कैसे बनाएंगे आप, तो सिंपल है कि आप एक मेन लेंगे, ग्रिड डिव ले लेंगे, और डिव के अंदर 5 डिव और रख लेंगे, ठीक है। और जो पेरेंट डिव है उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करके तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट थोड़ा सा स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे इस तरह से मैनेज हो जाएंगे आपकी, ये बन जाएगा। जितना भी ये वाला कोड आपने किया होगा उठा के सिंपल फुटर वाले सेक्शन के अंदर रख देना, तो वो सारा फुटर इस तरह से आपका बन जाएगा। ये होता है मेन लेआउट बनाने के लिए जो आज हमने कोड किया है। मैं बहुत मिनिमल सा कोड आपको करके दिखाया है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ लेआउट बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जितना भी कोड आपने किया होगा ना, डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह लगा लोगों के सारा, वो उठा के इस फुटर को रिमूव करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, आपका फुटर बन जाएगा। इसी तरह जो राइट सेक्शन का कोड आपने किया होगा उसको उठाएंगे, यहाँ पर राइट वाले के अंदर लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छी सी ये लेआउट बना सकते हैं। ये आपकी मेन लेआउट है कि इस तरह से आपकी मेन लेआउट काम करती है, ठीक है।
तो आज मैं ना आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ अच्छी सी कोई, मतलब जिसमें आप लेआउट बनाएं, ठीक है, लेआउट के साथ आप काम करें। कोई पेज आपको ढूंढ के देता हूँ, कोई इजी सा हो, इतना मुश्किल भी ना हो, ठीक है। तो आप उसको करें, जितना देखें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना कोड को, उतना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कोड को। तो प्रैक्टिस के बगैर नहीं बात बनती, प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी। जो भी आपको असाइनमेंट मिले उसको लाजमी करना है, रोज़ के रोज़ करना है। अगर आप पाइल अप करते जाएंगे ना चीज़ों को, कि अच्छा आज नहीं कल करूँगा या इस दिन इकट्ठी कर लूँगा, वीकेंड ऑफ होता है हफ्ता इतवार उस दिन कर लेंगे, तो ये आपको नहीं। वीकेंड पता है हफ्ता इतवार किस लिए होता है? वो होता है कि आप अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ आइडियाज़ लेके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करके दिखाएं। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा करके मुझे दिखाए। कल मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये मैं बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला फिर उनको बताने का। तो वो कुछ बना रहे थे कोई अच्छी चीज़, तो वो उनसे मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो आई होप सो कि वो अब मैनेज कर लेंगे अगर वो ग्रिड को यूज़ करें तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे थोड़ा सा, मेन चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस की, फिर उसके बाद ना एनिमेशन को करके हम जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो चलें हम एंड करते हैं फिर क्लास को, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।